वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 4 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज़ क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के और डिफॉरेस्टेशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कराना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हमने याद करना है कि हमने क्लास 7 में भी ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे पहेली और जो बूझो थे वो गए थे कहाँ पे, फॉरेस्ट में गए थे अपने प्रोफेसर अहमद एंड टिब्बू के साथ। और वहाँ पे वो बहुत ही उत्सुक हैं। अब वो बहुत ही उत्सुक थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे अपने क्लासमेट्स के साथ कि जब वो फॉरेस्ट में गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें देखी, कौन से एनिमल्स देखे, कौन से प्लांट्स देखे। होता है ना, आप जब नई जगह पे जाते हो तो कुछ देखते हो, तो आपके जो फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं गए होते, जहाँ आपके जो क्लासमेट वहाँ पे नहीं गए होते, आप बताना चाहते हो अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको बताने के लिए कितने मतलब उत्सुक हो जाते हो कि जल्दी से आपको आपके फ्रेंड्स मिले तो आप उनको बताओ। वैसे ही बूझो और पहेली भी अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ बताना चाहते थे। और दूसरे जो चिल्ड्रन थे क्लास के, वो भी उत्सुक थे, वो भी जानना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे उनके साथ अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि वो कहाँ पे गए थे, वो भरतपुर सेंचुरी में गए थे। कुछ जो थे उन्होंने सुना था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लॉक चौक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में। कुछ मतलब उन्होंने सुना होगा कईयों ने। कुछ यहाँ पे याद रखना है आपने, पहेली और पूछो कहाँ गए थे, वो फॉरेस्ट में गए थे अपने प्रोफेसर अहमद और तिब्बू के साथ। कुछ और स्टूडेंट्स थे, वो भी कहाँ गए थे, भरतपुर सेंचुरी में गए थे। और कुछ थे जिन्होंने सुना हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लॉकचॉ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में, और भी बहुत सारे जो भी होते हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह नेशनल पार्क्स होते हैं, उनके बारे में सुना हुआ था बाकी स्टूडेंट्स ने। तो यही वो एक्सपीरियंस थे जो वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते थे। तो इसी से रिलेटेड पहले आपका जो टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन और उसकी डिफॉरेस्टेशन के क्या काजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ग्रेट वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे। बहुत सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, और ये इसेंशियल भी हैं, ज़रूरी भी हैं किसके लिए, वेल बींग और सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड के लिए। क्योंकि जो मैन है उसका सर्वाइवल विदाउट इन प्लांट्स और एनिमल्स के जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। प्लांट्स पे तो वो डिपेंड है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं, जिस ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं सांस लेते हुए, वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। तो आज के दिनों में जो सबसे बड़ा खतरा है जो सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म के, वो है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं लैंड। और ये जो लैंड है उसका यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है, दूसरे पर्पज़ के लिए। ट्रीज़ जो हैं फॉरेस्ट की वो काटती जा रही हैं। कौन से पर्पज़ के लिए, क्यों काटी जा रहे हैं, जंगल क्यों कट रहे हैं, प्रोक्रिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन। लैंड बनाया जा रहा है कल्टिवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। यूजिंग वुड एज फ्यूल, वुड का फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, इसलिए भी जंगलों की कटाई जो है वो बड़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। और जो जंगलों की कटाई इतनी हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो ये थे आपको मैन मेड काजेज़ हुए ना, कि जो इंसान आपके जंगलों की कटाई कर रहा है। कुछ नेचुरल काजेज़ भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गए, आपके जो सूखे पत्ते हैं वो भी आ गए, ये भी किसका कारण बनते हैं, आपके डिफॉरेस्टेशन का। अब यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी गई है, कुछ और काजेज़ जो हैं डिफॉरेस्टेशन के, उसकी आप लिस्ट बनाइए, उसमें लिखिए और क्लासीफाई कीजिए उनमें। तो नेचुरल काजेज़ कौन से हैं और मैन मेड काजेज़ कौन से हैं। आपको पता है मैन मेड काजेज़ तो यही है, मैन क्या करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, वहाँ पे हाउसेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। नेचुरल कॉजेज़ में आपके आगे फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स वगैरह, बाढ़ आती है तो भी सॉइल इरोजन वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रीज़ कट चुकी होती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है, जो बह बच गई होती है वो भी बह जाती है वहाँ पे। तो ये आपके नेचुरल कॉजेज़ हो गए, ड्रॉट्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। अब पहेली और बूझों को याद आ रहा है कि क्या होते हैं, इफ़ेक्ट भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। उन्हें याद है
कि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है और जो पोल्यूशन का लेवल है अर्थ पे वो भी बढ़ जाता है। ये इंक्रीज़ कर देता है लेवल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में। कैसे बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ना शुरू हो जाएगी और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। ये जानते थे हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या करेगी, डिस्टर्ब कर देगी जो बैलेंस है नेचर में। नेचर में एक बैलेंस है, उस जो किस पे डिपेंड है, आपके प्लांट्स पे। जब वो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगी, तो उसके कारण जो बैलेंस है नेचर में वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उनको उनके प्रोफेसर अहमद ने बताया था, अगर इसी तरह जो कटिंग है ट्रीज़ की अगर वो चलती रही और रेनफॉल और जो फर्टिलिटी है ना सॉइल की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, बारिश भी कम हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। और तो और देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलमिटीज़। इसके कारण जो नेचुरल आपदाएँ आती हैं, जो भी कुदरती जो भी आपदाएँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो भी बढ़ जाएंगी। जैसे कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये भी जो है वो बढ़ जाएंगी। याद है कि प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्यूअर ट्रीज से कम ट्रीज होंगी तो मतलब कि कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज्ड होगा प्लांट्स के द्वारा। बाकी कहाँ पे रहेगा, एटमॉस्फेयर में ही रहेगा। उसके कारण क्या होगा, जब वो एटमॉस्फेयर में रहेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। पता है ना आपको, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है आपके एटमॉस्फेयर में तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप करता है, रोक के रखता है हीट रे जो रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थ से। तो जो इंक्रीज़ है टेम्परेचर का अर्थ पे वो डिस्टर्ब कर देगा वाटर साइकिल को और रिड्यूस हो जाएगा हमारा रेनफॉल। जब आपका वाटर साइकिल ही नहीं होगा तो आपका वाटर साइकिल इवापोरेशन ही नहीं होगी तो बारिश कहाँ से आएगी। इसीलिए वह क्या हो सकता है, ड्रॉट, सूखा हो जा पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण चेंज हो जाएंगी सॉइल की प्रॉपर्टीज़। सॉइल डिफॉरेस्टेशन होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होगी, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं सॉइल की वो भी अफेक्ट होती हैं प्लांटेशन और वेजिटेशन से। याद है ना आपको, अपनी क्लास 7 में किया था कि कैसे ट्रीज़ है वो प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन से। आपकी जो मिट्टी है वो बह जाती है अगर ट्रीज़ नहीं होंगी, क्योंकि ट्रीज़ के रूट्स ने मिट्टी को पकड़ के रखा होता है। अगर बहुत कम ट्री होंगी तो इसका मतलब ज़्यादा क्या होगा आपका, सॉइल इरोजन, क्योंकि कम ट्री होंगी तो कितनी ही ट्री, थोड़ी ट्री कितनी ही मिट्टी को पकड़ के रख सकती हैं। तो जो रिमूवल होगा टॉप लेयर का सॉइल का वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपोज कर देगा अंदर से लोअर हार्ड और रॉकी लेयर्स जो है वो बाहर आ जाएंगी। जिस उस सॉइल में क्या होगा, ह्यूमस कम होगा। जिस सॉइल में ह्यूमस कम होता है वो सॉइल क्या होती है, बहुत ही कम फर्टाइल होती है और ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी डेजर्ट में, जिसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ये कौन सी प्रोसेस है डिजर्टिफिकेशन की, कि जब आपकी बहुत कम ट्रीज होंगी, ऊपर वाली लेयर जो है अर्थ की वो बह जाएगी और अंदर से लोअर हार्ड और रॉकी जो लेयर है वो निकलेगी, जो कि बहुत ही कम ह्यूमस और लेस फर्टाइल होगी। और इसका मतलब आपका फर्टाइल लैंड किस में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की। मीन्स ऐसे तो सॉइल बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, सॉइल जो होती है आपके वाटर को होल्ड करके रखती है, अंदर पकड़ के रखती है। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसी के थ्रू तो प्लांट्स जो हैं सॉइल में से वाटर को यूज़ करते थे। जब है ही नहीं कोई यूज़ करने के लिए तो सॉइल किसके अंदर पानी किसके लिए रखेगा। वो जो मूवमेंट है वाटर की कहाँ से, फ्रॉम सॉइल सरफेस से ग्राउंड में, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या आएंगी, फ्लड्स आएंगी, बाढ़ आएंगे। ये जो अदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉइल की, जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर जो आपका होता है, ये भी चेंज हो जाता है किसके कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण। आपने ऑलरेडी क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। लिस्ट बनाइए उन प्रोडक्ट्स की, क्या हमें फेस नहीं करेंगे शॉर्टेज उन प्रोडक्ट की अगर हम लगातार कटिंग करते रहेंगे ट्रीज़ की, क्योंकि एक दिन जब ट्रीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी
तो वो प्रोडक्ट जो हमें इन ट्रीज़ के द्वारा मिलते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, वो हम कहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें ये जो कटिंग है, कंटिन्यूस कटिंग है जो ट्रीज़ की, उसे रोकना होगा, अदरवाइज़ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इसके होंगे। और डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट जो है वो एनिमल लाइफ पे भी होगा, उन्हें भी अफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन से। कैसे इफ़ेक्ट होगा, आपके एनिमल जो है, वाइल्ड एनिमल, वो सारे जंगलों में रहते हैं। तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो आप बताइए कि डिफॉरेस्टेशन के कारण कितना नुकसान होगा। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट वहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।